कल से हवा की बेहद खराब श्रेणी आज भी जारी है। आज तो हाल ये रहा है कि स्मॉग की चादर के कारण इंडिया गेट भी कुछ देर के लिए ओझल हो गया। सवाल है कि दिल्ली में रहना गुनाह है क्या? आखिर दिल्ली वासी किस बात की सजा भुगत रहे हैं? दिल्ली देश की राजधानी है, शासन प्रशासन के सारे तंत्र यहाँ हैं, लेकिन यही के लोग मानिए गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं। हम आपको रात 8 बजे का AQI भी आपको बताएंगे, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि खराब AQI यहाँ की मानो नियत ही बन चुकी है। फिर भी बता दें कि आनंद विहार में 405 रात में AQI देखा गया है और ये सोर्स CPCB का है। पॉल्यूशन को लेकर आज अपडेट की बात करें तो ग्रेड 2 के नियम लागू हो गए, लेकिन आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली मेट्रो के 40 अतिरिक्त फेरे बढ़े हैं। दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई है। गोपाल राय ने रोकथाम के लिए कई निर्देश भी दिए हैं, लेकिन क्या इससे सॉल्यूशन मिलेगा? एक और चिंता की बात, पूर्वी दिल्ली में धातु प्रदूषण की लेकर चिंता बढ़ गई है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यानी कि हवा में खतरनाक धातुओं का मिश्रण मिल रहा है, जिससे सांस और हृदय की गंभीर बीमारियों को खतरा हो रहा है। सरकार ने रोकथाम के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं। इसको लेकर साथ ही कुछ अन्य बातों को लेकर भी हमने सर्वे किया। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे, क्योंकि जनता सबसे ज्यादा भुगत रही है। गरीब जनता के पास एयर प्योरीफायर भी नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल है कि आखिर यही है कि दिल्ली में रहना क्या गुनाह है? अब दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस पर कुछ फरमा रहे हैं, सुनिए। मुझे आतिशी मार लेना एक बात समझा दे कि यूपी से उल्टी हवा कैसे आती है, जरा समझा दे, हमें तो समझ में आता नहीं। पंजाब से हवा आ रही है, हरियाणा से होती है दिल्ली आ रही है। खुद पंजाब सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट बता रही है कि 1600 केस हमने एक दिन में पकड़े हैं पराली के। ये सरकारी आंकड़ा है। जो आंकड़ा छुपा लिया गया वो इससे ज्यादा है। उसमें पंजाब में इनकी सरकार है तो ये धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, अपने दुर्योधन के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाती है, एक सर्विस देती है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड सर्विसर की तरह वो काम करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो डस्ट की वजह से है, वो उस CND वेस्ट की वजह से है जो 3100 टन ये रोज अनट्रीटेड छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ मारी है अरविंद केजरीवाल की सरकार को, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कभी भी पोल्यूशन को रोकने के लिए, पोल्यूशन को ठीक करने के लिए कभी किसी विजन के साथ काम नहीं किया। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और अब आप सुनिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय क्या कह रहे हैं। CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है। बयानबाजी चल रही है, लेकिन यह समस्या बड़ी है और इसी बड़ी हुई समस्या पर हम जनता के बीच गए। लोगों के बीच जाकर हमने लोगों से राय जानी, एक सर्वे किया है। पहला सर्वे का सवाल जो है वो आपके सामने कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच आज से ग्रेड 2 लागू होगा, क्या प्रदूषण रुकेगा? 43% लोगों ने कहा हाँ प्रदूषण रुक सकता है। 54 यानी कि 54% लोगों ने कहा कि प्रदूषण नहीं रुकेगा। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान से क्या प्रदूषण कंट्रोल होगा? 52% लोगों ने कहा बिल्कुल होगा। 47% लोग इस पर कह रहे थे बिल्कुल नहीं होगा और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। नियुमा गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर राजेश सक्सेना पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सक्सेना के पास चलूँगा। राजेश जी, कोई नई बात नहीं है, हर साल ठीक इसी समय हम लोग चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों के माथे पर शिकन पर्यावरण को लेकर आ जाती है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। वो अपने समय के अनुसार जब 1 महीने 1.5 महीने बाद हवा चलती है और विंड बदलती है तो फिर अपने आप पॉल्यूशन गायब हो जाता है और पॉल्यूशन खत्म होता है। हर सरकार में बैठे नेता अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए साहब, हमारे प्रयासों से हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर प्रयासों से होता तो फिर अभी हो गया होता, आज हो गया होता। आज AQI 400 के आसपास है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो दावे किए जाते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, बावजूद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका जिम्मेदार कौन? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी। और मैं अभी पिछले 15 दिनों से 2-3 इस तरह की चीजों को अटेंड किया और मुझे थोड़ी सी बड़ी हंसी आती कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उसकी समस्या की जड़ तक कोई भी नहीं जाता है। पर्पज ये है कि ये जो पॉल्यूशन है, आपने 3-4 चीज बोले कि ग्रैप 2 हमने लागू किया, स्मोक हमारे जो टावर्स होते हैं बंद हुए, हमने ऑड इवन का किया, ये अपनी जगह सब ठीक है और उससे पॉल्यूशन में कुछ कमी होती है, चीजों के सुधरती हैं, चाहे वो रोड साइड का पॉल्यूशन हो। अब एक पराली हमारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो कि दिल्ली में इस सीजन में अक्सर होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से पराली जलती है तो स्मोक उठता है, हाइड्रोकार्बन है, और वो जाके जब नमी होती है, अब देखते हैं सवेरे ओस पड़ने लगी है और वो जमती है और विजिबिलिटी लॉस होता है। दिल्ली में तो आमतौर पर मैं जाता रहता हूँ तो यही स्थिति होती है। समस्या ये है, इसके लिए हमारे सभी सम्माननीय जो राजनीतिक दल हैं उनके मुद्दे अपने अपने हैं, पर ये देश की एक समस्या है, हमारी जनता की समस्या है। इसकी तह तक जाएं। हम जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की है, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड हमारे करते हैं, उनके साथ सहयोगात्मक रुख अपनाएं, क्योंकि ये सबके लिए है। हम कहीं भी किसी भी पार्टी के हों, स्मोक और पॉल्यूशन से हमारा ही नुकसान होने वाला आम जनता के रूप में। तो मेरा ये कहना है कि एक आपने सुना होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी है इसको दूर करने में। सरकार अपना प्रयास करें, राज्य सरकारें अपना प्रयास करें, और ये सभी मेजर्स अगर होंगे तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हम पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। दूसरे देशों में देखें कि एक एक गाड़ी होती है हर आदमी के, अभी दिल्ली में देखें तो हर के घर में 1-2 बाइक होगी और 2-3 गाड़ियां होंगी। गाड़ियों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि हम दूसरे चीजों में टैक्स लगाते हैं, उसी तरह एक परिवार में एक ही गाड़ी होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि पॉल्यूशन को बहुत हद तक हम दूर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज थी अर्बन फॉरेस्ट्री। आप दिल्ली में देखिए, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। ग्रीनरी हमको नोएडा और इस एरिया में तो दिखती नहीं, दिल्ली में भी बहुत कम होने लगी है। तो हम अर्बन फॉरेस्ट्री को मजबूत करें, कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाएं। ट्रैफिक में जैसे हम गाड़ियों को बंद कर देते हैं, लाइट होती है, कुछ कमी होगी, निश्चित होगी। रोड साइड जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन वो दूर होगा। जब ये सब तरह के पॉल्यूशन आते हैं तो हमारा पूरा दिल्ली पॉल्यूशन के लोड से दब जाता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है हमारी हर सम्मानीय राजनीतिक पार्टी से कि इस मुद्दे पे मिलजुल के विचार करें और कैसे दूर करें, इस समस्या का निदान करें। चलिए, आप हमारे साथ बने हैं। असल में मैं दिल्ली की तस्वीर थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली रात 8 बजे AQI की स्थिति क्या है। विवेक विहार 354 है, शादीपुर 286 है, पंजाबी बाग में भी 344 है, यानी कि 354 है, पटपड़गंज में 331 पर पहुंच चुका है, नरेला में 333 है, मुड़का में 381 है, द्वारका सेक्टर 8 में 332 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 361 है, बवाना में 370 है, अशोक विहार में भी 354 है और आनंद विहार में 405 पर ये पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट किसने दी है, ये सोर्स किसका है? ये सरकारी एजेंसी का सोर्स है। अब आप इसे किस तौर पर देखें? प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी न्यूमा गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूमा जी, क्या कहें? हम अभी प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, वो तो पूरा जिम्मेदारी पंजाब सरकार की डाल दी। उन्होंने कहा कि साहब पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसके कारण यहाँ पर असर हो रहा है। नमस्कार। पहले तो मैं थैंक यू फॉर हैविंग मी, और डॉक्टर राजेश सक्सेना जी को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ी स्पष्टता से हम सबको ये बात समझाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो AQI है ये 350 पर हो चुका है और हमें एक्चुअली पिछले 10 सालों के
अगर आप देखें तो दोबारा हर बारी यही डिबेट होती है। हम्म, और आप चलो बीजेपी को भूल जाओ, आपको भूल जाओ, आप एक्शन प्लान्स को भी भूल जाओ, आप दुश्मनियों को भी भूल जाओ, सब भूल जाओ। पर अगर आप 10 साल में एक प्रॉब्लम को ज़रा से भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि आप एक टॉपिक पे नाकाम रह चुके हैं? हम्म, अब व्हेन इट कम्स टू पराली, एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, अगर मैं पूछ पाऊँ कि पराली के मुद्दे पे चलते के ऊपर मैं आप आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या पराली दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देता है, हाँ या ना? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ उनसे क्योंकि आप इस मुद्दे पर खुद कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, क्योंकि सीएम आतिशी ने अभी कहा था कि बीजेपी दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो अपने राज्यों में पराली जलाने को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन पहले कई बार आपके नेता बिल्कुल विपरीत बयान दे चुके हैं इसी टॉपिक पे। हम्म, पर सच्चाई ये है कि पंजाब पराली जलाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। जो सर ने अभी क्या है कि पराली इज अ मेन कॉज, पर उसके अलावा बहुत सारे कॉजेज है, जैसे डस्ट ऑन द रोड्स जो बहुत इजीली क्लीन किया जा सकता है। चलिए आप सुएज और कचरा ट्रीटमेंट प्लांट, अभी डीपीसीसी के अनुसार डीजीपी के 37 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 22 ऐसे होंगे जो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। यहाँ से अनट्रीटेड पानी सीधा यमुना में जाता है। यमुना में गंदा फोम एक जैसे बिस्तर की तरह है। इट्स लाइक आप अगर प्लेन से बादल देखते हैं ना, उस प्रकार से लगता है। हम्म, ये है हम यमुना की हालात। तो क्या पराली के कारण आप इन सारे फैक्टर्स को फैक्टर कर सकते हैं? केंद्र सरकार ने आई थिंक नेशनल कैपिटल एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली को लगभग 38.22 करोड़ दिए थे सर, लेकिन सिर्फ 10 करोड़ का प्रयोग हुआ जो खर्च हुआ। बाकी 28 करोड़ क्यों नहीं इस इम्पोर्टेंट विषय पे खर्च हुए? आई डोंट नो, वो कहाँ गए, इस्तेमाल क्यों नहीं हुए? मुझे प्लीज बता दीजिए कि फैक्ट्स ये है कि PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स है जो दिल्ली के प्रदूषण में कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। और जब कोई भी वैज्ञानिक विश्लेषण उठाते तो आप देखेंगे कि पार्टिकल्स के सबसे बड़े सोर्स डस्ट है, जैसे सर ने कहा, जो सड़कों कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं और भारी मात्रा से जैसे पत्थर की जो प्रोसेसिंग है और क्रशिंग होती है उसके कारण है। मुझे उम्मीद है, जेन्युइनली उम्मीद है कि आप जानते हैं कि दिल्ली का जो PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है WHO के रिकमेंडेड लिमिट से लगभग 10 गुना चल रहा है। ठीक है, नाउ दीज आर स्टेप्स वी कैन टेक इंटरनली। एक छोटी सी चीज है, जैसे हर दिन दिल्ली में 11,000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट आई थिंक प्रोड्यूस करता है, जिसमें से सर सिर्फ 25% प्रोसेस ही नहीं होता। ये अनप्रोसेस वेस्ट और कचरा दिल्ली की सड़कों और खाली जगहों में मतलब इज थ्रोन। इससे निवान साहब, बढ़ता है। अगर मनियोमा जी की बातों को देखा जाए तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और इसके जिम्मेदार भी आप हैं और इसके जनक भी आप हैं, मतलब पंजाब से पराली जला रहे हैं। देखिए सर, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष बोल रहे थे उन्हें तो सुन रहा था, मैंने अभी स्पोक्स पर्सन जो बैठे हैं उनको भी सुना। मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग सॉल्यूशंस की जगह केवल और केवल ब्लेम की बात कर रहे हैं। हमारे पास भी 10 चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले। आप देखिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो पराली का धुआं पंजाब से हरियाणा छोड़कर सीधा दिल्ली आ जाता है और बीच में हरियाणा को भी प्रदूषित नहीं करता और खुद पंजाब को भी प्रदूषित नहीं करता। मतलब हमारे देश के टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में 42 जो हैं वो बीजेपी शासित प्रदेशों में आते हैं। हम तो इसको ये पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते क्योंकि वहां की जनता भी हमारी देश की जनता है, लेकिन क्यों है ऐसा कि 42 जो है वो बीजेपी शासित से आते हैं, लेकिन इनको पूरे देश की जो पोल्यूशन है वो पंजाब से ही नजर आता है। जबकि ये सेंट्रल एजेंसी का ही डाटा है कि पंजाब के अंदर हमने 70% स्टबल बर्निंग को कम कर दिया और हरियाणा और यूपी में बढ़ गया। तो ये केवल और केवल राजनीति करने में इंटरेस्टेड है, ये सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमने दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, क्या हरियाणा और यूपी में बंद हुई? कैसे सोल्यूशन निकलेगा अगर दिल्ली दिल्ली करता रहेगा और यूपी और हरियाणा बस राजनीति करता रहेगा? केवल पंजाब पे डालने से क्या सोल्यूशन निकल जाएगा इसका? हमने दिल्ली के अंदर डीजल बसेस बैन कर दी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप आनंद विहार बस स्टैंड पे चले जाइए। हम इतने दिनों से इस पर डिबेट कर रहे हैं, हम सोल्यूशन चाहते हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने लेटर लिखा कि आप आइए बैठ के मीटिंग करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये लोग रिप्लाई नहीं करते हमारे लेटर्स का। कैसे सोल्यूशन निकलेगा बताइए? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आनंद विहार बस स्टैंड पे रोड के इस तरफ दिल्ली है और रोड के उस तरफ कौशाम्बी मतलब यूपी है। दिल्ली के अंदर 100% सीएनजी बसेस एंड इलेक्ट्रिक बसेस हैं और कौशाम्बी में चले जाइए वहां पे 100% डीजल बसेस हैं। तो क्या कौशाम्बी का पोल्यूशन दिल्ली में नहीं आएगा? क्या उन डीजल बसेस का 400 पोल्यूशन पार, सिर्फ ये बाउंड्री वहां पे AQI 400 पार।
एब्सोल्युटली सर, ये क्यों है? ये जॉइंट जब तक सरकारें नहीं बैठेंगी तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक पंजाब के ऊपर आप पूरे देश का प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतने सीनियर हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए क्या पंजाब का धुआं उड़ के दिल्ली को पोल्यूट करेगा लेकिन खुद पंजाब को नहीं करेगा? हरियाणा बीच में आता है, हरियाणा को भी नहीं करेगा, दिल्ली को वो पोल्यूट करेगा। ये इनके लॉजिक है पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलिए, के लिए। चूंकि हम तैयार हैं। नवान आप पराली की बात कर रहे हैं, तो पराली जलाने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को भी बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि पराली जलाने को लेकर हरियाणा की सरकार ने एक सख्त निर्णय लिया है। पराली जलने की घटनाओं पर एक्शन की बात कही है और कृषि विभाग के 24 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पराली प्रबंधन ना करवाने पर कर्मचारियों पर गाज गिरी है। अब एक संकेत है हरियाणा का संकेत यह है कि सरकार ने कहा था कि भाई इस बार पराली नहीं जलनी चाहिए और पराली अगर जली तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन पराली जली और पराली जली तो हरियाणा कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको जिम्मेदार मानते हुए कि आप क्या कर रहे थे, आपने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया, आपने लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसमें 24 में अधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं। सर्वे के कुछ और सवाल भी हैं, एक बार उन सवालों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा था, वो सवाल था कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। 51% लोगों ने कहा साहब गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या जिम्मेदार है। 27% ने कहा कि पराली जलाना जिम्मेदार है। 21% लोगों ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं इसका जिम्मेदार है और 1% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, प्रदूषण की वजह से आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 56% लोगों ने कहा कि साहब सांस लेने में परेशानी होती है। 4% लोगों ने कहा दिल संबंधी बीमारी होती है। 28% ने कहा एलर्जी होती है और 12% कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, उस सवाल को भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टॉवर की वजह से प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। 68% लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कम नहीं हो रहा। 25% कुछ नहीं कहना चाहते थे। 25% कह रहे थे ऐसा नहीं और 7% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। डॉक्टर राजेश मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश, अभी आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, दोनों सरकार में जो पार्टियां उनके प्रतिनिधि हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर अपनी सरकार की बात रख रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि साहब पराली सबसे ज्यादा जल रही है इसलिए प्रदूषित हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी सर, मैंने बोला डस्ट के भी फैक्टर्स है, सुएज ट्रीटमेंट नहीं हुई भी है, जो गार्बेज रोड पे उसके भी मैंने ये सारे फैक्टर्स ऐड जी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि साहब पंजाब से पराली जलती है, वो हरियाणा को तो पॉल्यूट नहीं करती, वहां तो पॉल्यूशन नहीं फैलाती। हरियाणा में जो पराली जल रही है उसका क्या। लेकिन निवान साहब, हरियाणा में पराली जल गई है और वहां पर देखिए कार्रवाई भी हो गई है। 24 लोगों को, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी हैं, सस्पेंड कर दिया। लेकिन डॉक्टर राजेश, जिसका जिक्र नियोमा जी कर रही थी कि एक पराली कारण नहीं, आप देखिए कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है, लेकिन वहां पर कोई इक्विपमेंट नहीं लगा जो आपके पोल्यूशन को चेक किया जा सके। दिल्ली में बहुत सारी लैंडफिल भी है जहां पर कचरा आप इकट्ठा करते हैं, वहां पर कोई पोल्यूशन चेक करने के यंत्र नहीं लगे। इसके साथ साथ जो दिल्ली में बिजली बनाई जाती है, उसके संयंत्र हैं जहां कोयला जलाया जाता है, उसको भी लोग भूल जाते हैं। सारी जिम्मेदारी पराली की होती है, सारी जिम्मेदार गाड़ियों की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने कारण गिना है, और रोड एक बड़ा कारण, जो मैंने कारण गिना है वो कारण सबसे लास्ट में आते हैं। धूल एक बड़ा कारण है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल उड़ रही है, तो वो एक बड़ा कारण माना जाता है। और आप किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं और कौन सा ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है और आपके शरीर को भी सबसे ज्यादा नुकसान करता है? देखिए, बहुत अच्छा मैंने अभी डिबेट सुना, निमोना जी भी ने बताया, हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय उन्होंने भी बताया। देखिए, किसी एक चीज को हम सिर्फ जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं कि सिर्फ पराली के ही कारण है। पराली एक कारक है, बहुत बड़ा कारक है, जिससे कि एयर हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है, विजुअलिटी लॉस होती है। पर इसके साथ हमारे जो और मुझे लगता है कि सांस लेने में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो पराली से ही होती है। जी,
पराली उसका एक बड़ा फैक्टर है, बट इसके साथ जो बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल है दिल्ली में, हर के पास, जैसे मैंने बताया कि हर के पास गाड़ी है, इसके साथ हमारे जो डस्ट है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, देखिएगा आप देखते हैं, वो भी डस्ट भी है। तो और दूसरा सबसे बड़ी चीज हमारी घटते हुए जो पेड़ हैं, और इसके साथ हमारे जो आपने बताया स्मोक टावर्स हैं, बंद पड़े हैं। मेरा ये कहना है कि तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं ये सब मिलके कारक हैं हमारे, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। जो हरियाणा का उदाहरण है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हमारे देश में भय बिन ना प्रीत होए वाली एक कहावत है, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल मैं इसके मानता हूं। और ये कृषि विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे पंजाब में पराली जलती है, हर व्यक्ति की, किसानों को भी पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की, मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूं और मैंने काफी सर्वे किया है, तो प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती जब तक हम पराली जलाना और खेतों में जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जलाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो रहे हैं पूरी। और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि आदमी को, आज हमारे जो अस्थमा के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। हम लोग अभी जो आपको कोरोना में याद होगा, मास्क लगा के चलते थे, अभी दिन ऐसा आने वाला है कुछ दिन में, हम मास्क भी लगाएंगे और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलेंगे अपने साथ हम। तो ये सब पे कंट्रोल होना चाहिए, और इसके लिए हमारी कोई भी, किसी भी स्टेट में जो भी सरकार है, उसको सख्ती से कदम उठाना चाहिए। दिल्ली की स्थिति है कि आबादी बढ़ रही है, संसाधन हमारे कम हो रहे हैं, रोडें कम पड़ रही हैं, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चाहिए हमको। तो ये सब कारक हैं, पराली उसमें से एक मेजर कारक है, जो एक पर्टिकुलर सीजन में हमारा दिल्ली में विजिबिलिटी लॉस होती है। पर अगर हम बाकी चीजों पे भी कंट्रोल करें, अभी पिछले डिबेट में मैंने देखा नर्मदा जी में वाकई बहुत, यमुना जी में हमारी बहुत बुरी स्थिति है, जो मोक्षदायिनी कहलाती थी, जो मृत्युदायिनी कहलाने लगी हमको। तो इस तरह की चीजों में हमको सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। देखिए बिना उसके भारत में अगर हमारी सरकारें चाह ली कि हमको करना है, जैसे एक हरियाणा का उदाहरण है, कृषि विभाग सख्त हो जाए तो बंद हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो देखा है इस चीज को। और हम सिर्फ वोट की अगर राजनीति में रहेंगे तो बहुत सारे हमारे इस तरह के नुकसान होंगे। हमें कुछ अप्रिय निर्णय लेना पड़ते हैं देश के लिए, अपने निर्णय लेना पड़ते हैं और सख्त निर्णय लेना पड़ते हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा ने समय रहते जो कार्रवाई की है, क्योंकि संकेत तो दे दिए गए थे, अखबारों में विज्ञापन भी छपवा दिए गए थे और मंचों से भाषण भी दे दिए गए थे, सर्कुलर भी जारी कर दिए गए थे, कागजों में भी लिखकर भेज दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके पराली जलाना बंद नहीं हुआ। पराली हरियाणा में भी चल रही है, पराली पंजाब में भी चल रही है। हमने इसके पहले करनाल की भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पराली जलाई जा रही है। लेकिन एक और खबर आ रही है, अपने दर्शकों को एक और खबर दे दें कि पूर्वी दिल्ली की हवा में भारी धातु, जिसका जिक्र अभी नियोमा जी कर रही थी, भारी धातु प्रदूषण पाए जाने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य अधिकारियों से जवाब मांग लिया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली ने अध्ययन के बाद पूर्वी दिल्ली की हवा में भारी धातु प्रदूषण की बात कही थी। पूर्वी दिल्ली की हवा में सीसा, कैडमियम और निकल जैसी धातु होने का भी पता चला था। इसी के बाद डीपीसीसी से जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट में यह भी बात उजागर हुई है कि प्रदूषण के कारणों के प्राथमिक स्रोतों में औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। धातु प्रदूषण के कारण दिल्ली के बाशिंदों को सांस, हृदय संबंधी रोगों का खतरा है। सबसे अधिक भारी धातु जोखिम सूचकांक यानी कि HEI लुधियाना में 21.78% पाया गया। उसके बाद पूर्वी दिल्ली में 21.45 और पंचकुला में 10.74 पाया गया है। अब आप सोचिए कि कितना खतरनाक है लुधियाना और दिल्ली में भी पूर्वी दिल्ली। हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब होगा क्या। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल ले लेता हूं, एक अंतिम सवाल बचा हुआ, वो भी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। सवाल ये कि क्या प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन रोकने में के लिए ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, या यूँ कहें कि जो एजेंसियाँ हैं जिनका काम प्रदूषण रोकना है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। हाँ कहने वालों का जो राय थी वो 30% थी, ना कहने वाले की राय 66% और 4% इसमें कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे। निवांश आप देखिए अब कितना सख्त संदेश दिया। हम लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहे, हम लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे कि साहब आपने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया,
लेकिन हरियाणा में सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, अपने अधिकारियों को लगाया था, लेकिन बड़ी लापरवाही। हरियाणा में ही पराली जलाने की घटना सबसे पहले आई। करनाल में हमने करीब 3-4 दिन पहले दिखाया कुछ जगह, लेकिन देखिए कितना सख्त संदेश हुआ। 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जिस बात का जिक्र डॉक्टर राजेश कर रहे थे कि भाई बिन पीड़ित नहीं होती है, लोगों को लगता है, सिस्टम में बैठे लोगों को लगता है कि यार ये 1-1.5 महीने की प्रॉब्लम है, ज्ञान देते रहेंगे लोग, चर्चा करते रहेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, अचानक से आसमान साफ हो जाएगा और बात आई गई हो जाएगी। अगर हरियाणा कार्रवाई कर सकता है, सख्त संदेश दे सकता है, तो क्या पंजाब नहीं दे सकता? क्या दिल्ली नहीं दे सकता? और किसको नहीं पता दिल्ली में किस अधिकारी को नहीं पता, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इस प्रदूषण के लिए। आप नहीं मानते निवान शर्मा? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो बताया आप इसको एक बड़ी कार्रवाई समझ रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इजीएस्ट वे आउट है, ये इजीएस्ट थिंग टू डू है कि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप बस अफसरों को सस्पेंड कर दीजिए, किसानों के ऊपर एफआईआर कर दीजिए, ये इजीएस्ट वे आउट है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि क्या किसान जिनको आप इसका कल्प्रिट बता रहे हैं वो एक्चुअल में विक्टिम है। किसान के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो पराली को जलाए, नहीं तो क्या करे? क्या आपने ऑल्टरनेटिव दिया? क्या आपने किसान को बताया कि वो पराली जलाने के बिना क्या कर सकता है? निवान शर्मा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। लगातार हर राज्य के, जिन राज्यों में भी और उसमें पंजाब भी शामिल है, लगातार किसानों को बताया जा रहा है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। किसानों को इसके लिए बाकायदा कुछ अतिरिक्त पैसा देने की भी बात की जा रही है। एक चीज मैं बोल सकती सर हूँ। न्यूमा जी, लेट मी कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जस्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कर लीजिए। किसानों को बताया जाना इज नॉट इनफ। किसानों को सब पता है, वो किसानों का काम है, वो जानते हैं। सरकार ने क्या किया उसके लिए? हमने पंजाब में क्या किया मैं आपको बता देता हूँ 10 सेकंड में। हमने पंजाब के अंदर किसानों को एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि पराली आप इकट्ठी करिए, आपको सरकार पराली उठा के आपको मदद करेगी कि आप उसको फैक्ट्रीज को बेच सके ताकि वो पैकेजिंग मटेरियल में यूज हो सके। उसके लिए किसान को पैसे मिलेंगे। हमारे पास चाहे सरकारी तंत्र इतना बड़ा नहीं था पंजाब में, लेकिन हमने हर गांव में अपनी पार्टी वॉलंटियर्स को किसान मित्र बनाए हैं, जो किसान को इसका प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे वो पराली को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। ये रीजन है कि 70% पंजाब में पराली जलना कम हो गया। टेक्निकल रीजन है सर। हम भी पंजाब के अंदर अफसरों को सस्पेंड कर दें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। लेकिन क्या वो सोल्यूशन है पराली जलना बंद करने का? वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन किसानों को ऑल्टरनेटिव देना है, सिर्फ उनको ज्ञान देना नहीं है। किसान निवान शर्मा, ये बात पंजाब में आपकी सरकार ने कही है तो हरियाणा ने भी की है। हरियाणा सरकार ने भी ये तमाम सारी बातें कही हैं जो कि पंजाब कह रहे हैं, और इसको लेकर लंबी चौड़ी बैठक भी हो चुकी है। लेकिन बावजूद अब आपको पता है, यहां पर पंजाब को भी पता है, यहां पर हरियाणा को भी पता है कि आप अगर पराली जलाओगे तो दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाएगा। वहां करोड़ों की आबादी रहती है और करोड़ों की आबादी को आप गैस चैम्बर में झोंक देते हैं। ये कितना उचित है कि आप उसके बावजूद भी जलाते रहेंगे चंद मुनाफे के लिए? जबकि आपको विकल्प सरकारें दे रही हैं, तब जबकि आपको तमाम अल्टरनेटिव सुझाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पराली जलाएंगे। ये कौन सी बात है? आप ये भूल जाएंगे कि करोड़ों लोगों को आप गैस चैम्बर में तब्दील कर देंगे, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सबको। आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अगर आपको बताया जा रहा है, सरकार उसके अल्टरनेटिव दे रही है, सरकार उसके विकल्प दे रही है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है उसको करने में? लेकिन आपको अपना करना है, और अगर नहीं करना तो जो डॉक्टर राजेश बोल रहे हैं ना कि भय बिन होत न प्रीत, तो वही करना पड़ेगा जो किया है अभी पर हरियाणा की सरकार ने। नियोमा जी, आप कुछ बोल रही थी। सर, जो सक्सेना सर ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। एक और चीज, जब हरियाणा के मामले में बात करें, मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बोलना चाह रही हूँ। एक तो वो कह रहे हैं ना, सिर्फ ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। ओनली व्हेन यू एजुकेट द फार्मर विल द फार्मर लर्न हाउ नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। ठीक है, वो हमारा कर्तव्य होता है। पराली जलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक फ्रेमवर्क लागू किया था जिसमें इन सितु क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, एक्स सितु मैनेजमेंट, प्रभावी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट शामिल की थी। हरियाणा ने इनफैक्ट सर ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल किए। एक और छोटी स्टेप मैं बता रही हूँ। हरियाणा स्टेट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स का पालन करने के लिए बड़ी मतलब करोड़ों का they have put in penalty on any builder and etc. तो जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट उनकी नीयत साफ है कि वो कर रहे हैं ताकि प्रदूषण कम हो।
क्योंकि जैसे आपने बोला, जो आपने पॉइंट निकाला था कि प्रदूषण जब पराली से आता है, उसी में सांस लेने में हम सबको एक मतलब हैवीनेस फील होती है। बाकी सारे पॉइंट्स आर एंसिलरी रेलिवेंट, बट ये सांस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर एक डेटा मैं आपको, अगर आप मेरे पास लिटरली जी 1 मिनट दें, हाँ कि प्लीज। व्हेन इट कम्स टू पराली सर, एक बहुत जरूरी बात जानना इम्पोर्टेंट है। ये लोग ये बहुत बोलते हैं कि वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। मैं आपको एक छोटी चीज बताती हूँ कि 2018 में 17.81 लाख हेक्टेयर धान का एरिया जलाया गया, जबकि टोटल धान एरिया वाज 3 मिलियन हेक्टेयर्स, ये ज्यादा था। 2019 में सर 18.54 लाख हेक्टेयर जला। 2020 में ये संख्या 17.55 लाख हेक्टेयर थी। अब आप सोचिए, जस्ट सी द लीप। 2021 में 15.64 लाख हेक्टेयर और 2022 में 15.43 लाख हेक्टेयर। लेकिन 2023 में जलाया गया क्षेत्र 19 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया सर। तो इसका क्या मतलब है कि जबकि पराली जलाने के केसेस कम हुए, तो जलाया गया मतलब जो धान इस एरियाज के मुकाबले में 26% ज्यादा है। सो जो आप हम नंबर्स देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वी आर रिड्यूसिंग दिस, बट एक्चुअली दे आर नॉट रिड्यूसिंग इट फंडामेंटली। और जो सक्सेना सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी सर, ग्रीन कवर की, एक मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ जल्दी, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी ऑन दिस। जिस मैं एक सेकंड, ताकि मैं अपने फैक्ट्स गलत ना बोलूं, आई एम जस्ट ओपनिंग माय इंफॉर्मेशन, सॉरी अबाउट दैट। हाँ सर, आपका जो दिल्ली है ना, इट्स वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हमारे नई दिल्ली एरिया में 47% ग्रीन कवर का था, मैं उदाहरण दे रही हूँ, एरिया में 47 है, और साउथ दिल्ली में 34.30% है। लेकिन सर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ये सिर्फ लगभग 4% है, वेस्ट दिल्ली में 5.3% और ईस्ट दिल्ली में 6% है। इट इस इनकंसिस्टेंट कवरेज की वजह से, मतलब ये एरियाज बार बार डिस्प्रोपोर्शनेटली हीट वेव्स या पोल्यूशन के माध्यम को हाईलाइट करते हैं। सर पिछले 10 सालों में इन जरूरतमंद एरियाज का ग्रीन कवर आपने क्यों नहीं बढ़ाया है? इट इज ये सच अ कई सारे सिंपल। सवाल है। डॉक्टर राजेश, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सर पानी आप पी नहीं राजेश सर, सकते, isn't पानी this a आपका valid प्रदूषित point? है, हवा आपकी प्रदूषित है, और अभी हाल ही में शायद ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, करीब 7,000 करोड़ का चावल विदेश ने इसलिए आपका एक्सपोर्ट रिजेक्ट कर दिया Reject क्योंकि किया। उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा थी, उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा थी। आप सोचिए, विदेश ने तो रिजेक्ट करके आपको वापस भेज दिया, लेकिन आप तो वही प्रदूषित अन्न खा रहे हो, फूड ग्रेन खा रहे हो। अभी उसकी तो हम चर्चा कर ही नहीं रहे इस देश में, अभी उस पर तो बहस शुरू हुई नहीं है कि गेहूं में कितना कंटेंट है पेस्टिसाइड का, चावल में कितना कंटेंट है, दाल में कितना कंटेंट है, आपके फूड ग्रेन में कितना है, वो तो हम बात कर ही नहीं रहे। हम तो बात अभी पानी और सिर्फ हवा की कर रहे हैं, वो भी इस देश में, वो भी इस देश की राजधानी जो पूरे देश की चिंता करती है, पूरे देश की नीति निर्धारक है, पूरे देश को फंड भेजती है, पूरे राज्यों को पैसा भेजती है, और यहां की दिल्ली क्या कहे, दिया तले अंधेरा। डॉक्टर राजेश। बिल्कुल, मैं नियोमा जी की जो आंकड़े दिए बहुत सहमत हूँ। पूरे देश में जितना ज्यादा Thank you, sir. पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पंजाब में यूज होता है, देखिए इसमें कोई नहीं, वहां पर कैंसर रेन चलती है ऐसा बोला जाता है, हम लोग पढ़ाते भी हैं लोगों को। और आज सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हैं, यही हाल पराली का है। देखिए पहले भी तो भूसा होता था, किसान खेती करते थे, कहाँ जाता, आज भूसा कितना महंगा हो गया। देखिए भूसा नहीं बन रहा है, गायों के लिए भूसे की कमी हो गई है, भूसे के रेट बहुत ऊपर बढ़ चुके हैं। तो पराली जलाना रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है कि जो पराली से चीजों को बनाओ, ब्रिकेट बनते हैं। मैंने खुद एक प्लांट लगवाया था अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि पराली और जो एग्रीकल्चर वेस्ट को क्रैश करके ब्रिकेट्स बनते हैं, जिनसे कि स्मोकलेस चूल्हा जलता है और खाना भी बनता है। रोजगार का भी एक साधन है लोगों के लिए। ऐसा नहीं, खासतौर से पैकेजिंग मटेरियल, ढेर सारे पैकेजिंग मटेरियल बनते हैं। देखिए ये तो बहाने वाली बात होती है कि हम ये नहीं कर सकते, वो मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर एक वैज्ञानिक के नाते बोलता हूं कि सब कुछ संभव है। आप स्विट्जरलैंड या दूसरी जगह को देखिए, सिंगापुर में हर आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता है, बैन लगना चाहिए उस पर भी। गाड़ी के घर में मिनिमम इतनी गाड़ी होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप टैक्स देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट का। देखिए हमारा देश भारत देश है,
मनमानी करने दो तो यहाँ पर आदमी सड़क पे बैठ जाता है। जब से आपने देखिए सुलभ शौचालय और लोगों ने मैदान पे जाने पे लोग लगाया, पनिशमेंट हुआ, लोगों ने घर में टॉयलेट बनवा लिए। ऐसा नहीं है, सरकारों की इच्छा शक्ति है, अगर वो चाहे तो सख्ती से चीजों को लागू करा सकती है। नगर निगम देखिए कैसे टैक्स की पूर्ति करता है, वसूली करता है। तो ये तो बहाने वाली बात है कि किसान नहीं करना चाहते, नहीं करना, क्यों पंजाब का ही नाम बार बार आता है, इसलिए आता है कि वहां सख्ती नहीं हो रही है। और सख्ती हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती सरकार, पर जो संसाधन है उनका दुरुपयोग की भी सुविधा नहीं देती है किसी को भी, क्योंकि सरकार नियम और कानून सरकार बनाती है। आप नियम बनाइए, युवाओं को पराली से रोजगार का स्टार्टअप करवाइए, देखिए सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जब पैसे मिलने लगते हैं तो सब बंद हो जाता है। निवान जी, ये मैं देख रहा हूं कि पिछले कई सालों से जब भी कोई बड़ी स्थिति होती है, निवान शर्मा नहीं है, लेकिन जब भी कोई बड़ी स्थिति होती है तो मैं देखता हूं कि दिल्ली की सरकार केंद्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगती है, और जैसे ही दिल्ली की सरकार में बैठे लोग बीजेपी और केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो फिर केंद्र के बीजेपी के तमाम नेता फिर वो आम आदमी पार्टी को लेकर शुरू हो जाते हैं। जब से मैं राजेश जी, ये सवाल मेरा आपसे है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से मैंने भी देखा है कि कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट या तो हो चुकी है या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जितना ठीकरा दिल्ली पर फोड़ा जा सके उतना फोड़ने दीजिए, अच्छा है, इनकी इमेज खराब होगी। और वो भी दिल्ली में सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, हमारे ऊपर जो आ रहा है हम ऊपर वालों के ऊपर डाल देते हैं। और इसमें दिल्ली की जनता पिस गई है, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे बात प्रदूषण की हो, या बात अन्य सुविधाओं की हो। डॉक्टर राजेश जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना बहुत सरल काम होता है। आरोप प्रत्यारोप तो हम किसी को, भगवान के ऊपर भी हम लगाते हैं कि भगवान जी आपने हमारा ये काम नहीं किया। तो देखिए सीधी बात है, आदमी मानसिक संतुष्टि कर लेता है, पर मैं खुद फंस चुका हूं दिल्ली में। 2 बार मेरी फ्लाइट छूटी है, 3 बार ट्रेन छूटी है। इतनी बदहाल ड्रेनेज सिस्टम हो गया वहां पर कि आप निजामुद्दीन स्टेशन हो या एयरपोर्ट की जाने वाले रास्ते हो, ब्लॉक हो जाता है रास्ता पानी में, आप दूर खड़े होते हैं, ड्रेनेज में जा नहीं सकते आप। तो ठीकरा फोड़ने की जगह केंद्र सरकार के साथ सहयोगात्मक रुख करें। सरकारें हैं, आती और जाती रहती हैं, जनता ही चुनती है उनको। एक अच्छी छवि बना के जाएं। देखिए कई बार हमारे राजनेता भी अच्छे राजनेता हुए हैं जो पक्ष और विपक्ष की राजनीति भूल के जब देश पे कोई आपत्ति आती तो हाथ में और कंधा मिला मिला के उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, मैं उसको भी नहीं भूलना चाहूंगा। पर आरोप प्रत्यारोप छोड़ के दिल्ली की जो स्थिति है, राजधानी कहलाती, इंद्रप्रस्थ था हमारा, है ना, ऐतिहासिक उसका बैकग्राउंड है, उसको अच्छा बनाना चाहिए। चाहे वो हमारे पंजाब की सरकार हो, ये नहीं कि हमारे किसान छोड़ रहे हैं, आप उधर आज आप आरोप लगा रहे हो, कोई आरोप की बात नहीं हो रही है। पिस तो जनता ही रही है ना, टैक्स पेयर तो हमारी जनता ही है जिसके टैक्स से आपके शासन चलते हैं। तो मैं एक वैज्ञानिक के रूप में बोलना चाहता हूँ, इस मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप छोड़ के केंद्र की बहुत सारी नीतियां हैं, आप उनका मदद लीजिए। पर्यावरण विभाग है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप मत करिए बिल्कुल। आप कई जगह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, दबाव के कारण लैंड यूज बदल दिया जाता है उनका, और फिर उनको सस्पेंड करना भी ठीक है। अगर कोई गलती करता है शासकीय कर्मचारी, उसको सैलरी मिलती है तो उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। सरकार जाके मंत्री वहां जाके खड़ा होकर काम नहीं कराएगा, वो कर्मचारियों को जिनको सैलरी ओढ़े, जिनको दायित्व दिया गया है, लेकिन राजनीतिक एजेंडे भी बहुत ज्यादा होते हैं। न्योमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कुछ देर पहले ये तमाम सारी चीजें हैं। न्योमा जी, समय का अभाव है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि देश की राजधानी दिल्ली में बहुत दबाव है, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आबादी बढ़ रही है और यहाँ पर जगह कम है और बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा शहर को फैलाने की ज़रूरत है। जितने भी ऑफिस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिससे ये ट्रैफिक की बड़ी समस्या है जो कि ख़त्म होगी। और ट्रैफिक की समस्या अगर ख़त्म होगी तो मुझे लगता है घंटों गाड़ियाँ रेड लाइट पर खड़ी होकर धुआं छोड़ती है, उस धुएं से बचा जाएगा तो प्रदूषण का स्तर कम होगा। ये 1-1.5 महीने के अलावा भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सरकारों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। शुक्रिया राजेश जी का, शुक्रिया न्योमा जी का जो मेरे साथ बनी रही। लेकिन कुछ देर पहले हमने आपको दिल्ली में कुछ जगहों के रात 8 बजे का AQI बताया था। सुबह का हाल क्या रहता है, इसको जानने के लिए दिल्ली से आरजू सेठ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण
प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन जो है वो रिलॉन्च किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरटीओ पे है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रेड लाइट हुई है। हम कोशिश भी करेंगे कि लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। सर, मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है इफेक्टिव होगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आपने होगा। बंद की हुई है? नहीं, बंद नहीं करी अभी, ये तो कम सेकंड की इसलिए नहीं बंद करी। वैसे करनी चाहिए क्योंकि पोल्यूशन कम होगा, उससे फर्क पड़ेगा। सर, क्या लगता है पॉल्यूशन कम होगा अगर जिस तरीके से मुहिम चला जाए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। असर पड़ेगा पॉल्यूशन? जी जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन का? ये इम्पैक्टफुल होगी, इसलिए ही जो अब नई गाड़ी आ रही है उनमें ऑटो ऑफ का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप रेड लाइट पर रुकोगे गाड़ी ऑफ हो जाती है अपने आप ही, फिर क्लच दबाने पे दोबारा स्टार्ट होगी। तो ये तो कंपनी भी चाह रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इस तरीके से मुहिम जो है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल जो है वो पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हो सकती है। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जब बात करी तो लोगों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लागू होगी। फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं इस वक्त आईटीओ की, तो लगातार वो जो धुंध है वो साफ तौर पर मौसम में देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ग्रैब 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर महिला जो है वो रेड लाइट पर लुकी हुई है। मैम, आपने अपनी गाड़ी बंद कर ली है? नहीं, अभी नहीं की। मैम, एक मुहिम है जो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लगता है ये इम्पैक्टफुल होगी पॉल्यूशन से लड़ने के लिए? हाँ, थोड़ी बहुत तो होगी इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अच्छा, लोगों को इसमें करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर सर, एक मुहिम जो है वो दिल्ली सरकार चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लग रहा है ये इम्पैक्टफुल होगी? इम्पैक्टफुल होगी, लेकिन आपकी गाड़ी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा कि आने वाले टाइम में अगर लोग बाग जैसे सांस लेने के, अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ना आज के टाइम के जो लोग हैं वो कम से कम 70 या 80 तक की एज में जी पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो है ना पॉल्यूशन, आप लोग ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। आजकल पेड़ पौधे लोग बाग नर्सरी में इतने महंगे बेच रहे हैं कि जो कि लोग बाग घर में ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगा सकते। सड़कों पे इतने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं हैं जितने ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर पोल्यूशन से हम कैसे लड़ पाएंगे? तो साफ तौर पर देखिए लोग भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी को इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने बात भी करी पेड़ भी लगाने की, तो जिस तरीके से पेड़ जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पॉल्यूशन को कम करने में। फिलहाल ग्रैब 2 स्टेज जो है वो भी लागू कर दी गई है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जो कैंपेन है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बात प्रदूषण की हो रही है तो आपको बता दें कि यमुना और हिंडन नदी में प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। नोएडा से आदित्य कुमार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज ने ये मुहिम छेड़ा है यमुना को साफ करने का। यमुना की हर स्थिति हमने आपको दिखाई, किस तरीके से यमुना के घाट की जो परेशानियां हैं किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जो मौत के कगार पर खड़ा है। एक तरफ हिंडन नदी, ये आप देख रहे हैं मेरे बाएं साइड में आपको हिंडन नदी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये गाँव यमुना नदी से मिलती है जो कालिंदी कुंज से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन ये गाँव मौत की कगार पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस गांव की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। पहले मैं आपको इस नदी की स्थिति दिखा देता हूं। ये देखिए कि हिंडन नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये मिलती है यमुना में जाकर के और साथ में संगम में जाके गिरती है, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली क्रॉस करते हुए ये नदियां संगम में मिलती हैं, यमुना से मिलती है। यमुना जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, भारत देश में यमुना नदी को या गंगा को या किसी भी नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा जो है यहीं पर आके होती है। अब ये देखिए ये पूरी नदी कितनी एकदम पानी, इसका काला पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने टार को पिघला करके इसमें छोड़ दिया हो और जिसका परिणाम आप देखेंगे ये पूरी नदी काली दिखाई देती है। यहाँ पर जीवन का अंत होने के कगार पर। आप ये देखेंगे ये सब दलदल है, ये सब दलदल है क्योंकि जब बाढ़ आता है या पानी का लेवल बढ़ता है तो वो ऊपर की तरफ आता है और ये सब असर जो है दिखाई देता है आपको। ये पूरी नदी अब देखेंगे किस तरीके से
गंदी है। आप वहाँ आगे देखेंगे तो आगे आपको पेड़ पौधे आपको सूखे हुए नजर आएंगे। वो इसलिए है क्योंकि जब हिंडन नदी का पानी का स्तर बढ़ता है तो वहाँ पर जाके रुकता है और वो जो जितने पौधे वहाँ पर है उन सभी पौधों को केमिकल्स जो है वो जला देता है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं पूरी जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। और ये गांव है जिसमें एक तरफ जिधर यमुना से मिलती है ये गांव, यमुना के किनारे पे, दूसरी तरफ हिंडन नदी से, यानी दोनों तरफ से ये जहरीले स्थिति में फैला हुआ है। लोग हैं हमारे साथ में जो यहाँ की स्थिति आपको बताएंगे कि किस तरीके से यमुना के वजह से और हिंडन के वजह से इनके जीवन पे फर्क पड़ रहा है, आम जीवन पे लोगों के फर्क पड़ रहा है। सीधा सीधा आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आम लोग परेशान हैं, बीमारियों से घिर रहे हैं। नरेश भाई, क्या स्थिति है आपके गांव की यमुना के वजह से और हिंडन की वजह से? आप देख सकते हो कि एक तो हिंडन नदी है, ये बिल्कुल काला पानी है। काला पानी क्या है कि ये जीवन का अंत है, आखिरी अंत है। हमारे गांव में अगर सर्वे कराया जाए तो 80% लोग बीमार है, जिसमें कि महिला सबसे ज़्यादा परेशान है। एक डिलीवरी के दौरान अगर देखा जाए तो बहुत परेशानी होती है। इस पानी को पीने से बहुत सी बीमारियां जो जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, वो बीमारियां हमको सुनने में आती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उधर से जमुना जी आ रही है, ये उसी में जाके गिरती है। अब जब दोनों एक साथ जाके मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक केमिकल का जो और ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है कि दोनों, उधर से भी केमिकल आ रहा है, इधर से भी केमिकल आ रहा है, तो दोनों केमिकलों को अगर मिलाया जाए तो एक विस्फोट की तरह हो जाता है। दूसरा काम कि हमारा गांव केवल एक टापू के तौर पे जो है बना हुआ है। अगर 2010 की बात करें तो गांव बिल्कुल 95% डूब चुका था, लेकिन जब से और आज तक भी कोई भी ऐसी कोई प्रक्रिया या कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि गांव को बचाया जाए या गांव के लोगों को बचाया जाए। ऐसा कोई भी आज तक कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया है सरकार की तरफ से। दूसरा कि ये कि अब आप फसलों को भी देख सकते हो, हमारी को इनकी वजह से ही फसलें बेकार हो रही हैं। किसान की स्थिति ये है कि जब ये केमिकल इतना है तो फसलों में जब पानी शुद्ध नहीं लगेगा तो केमिकल की वजह से फसलें ही बेकार हो रही है। 95% जो 25 से 30 की उम्र के जो लड़के हैं, युवा जो हमारे गांव के, उनकी स्थिति अगर आने वाले 10 साल में देखा जाए तो 95% ख़त्म है। कि जो ये इसका जो यहाँ का वाटर लेवल है, ये गांव से वाटर लेवल अगर देखा जाए तो 15-16 फुट के लेवल पे है। अगर वहाँ पे हम बोरिंग करते तो यहाँ का चोया का पानी सारा उस नल में जाता है, तो इसी को ही फिल्टर करके हमारे गांव के लोग जो पी रहे, जब इस गंदगी को पी रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये सब समझ सकते हो। अब कुछ लोगों ने तो अपना सीवर भी करा लिए 100-150 फुट पे, 200 फुट पे भी आप बेशक सैंपल लेना चाहे तो 150 फुट के पानी में भी आपको स्वाद नहीं आएगा, बदबू भी पानी में से आता है। भी है पानी में। और दूसरा, अब 16 फुट के पानी को अगर लोग पी रहे, कहने का मतलब ये है कि उस नीचे से प्योर नहीं आ रहा, केवल इसी को पी रहे। कि यहाँ का लेवल और गांव का लेवल देखा जाए तो 15-16 फुट की ऊंचाई है। उसी का असर, उसी का असर है जो लोग आज इस मजबूर है जीने के लिए, क्या कर सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं हिंडन है और ये पूरा खेत है। आप इधर देखेंगे जो आम जनजीवन है पूरे गांव का। मुमनाथल गांव नोएडा से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है गांव। और ये पूरा गांव इस दो नदियों के बीच में है, टापू बना हुआ है, जिसके वजह से इन गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।